नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। अभी हम लोग करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अंतर्गत पीपीएससी के लिए जातिगत जनगणना वाले टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले भी एक लेक्चर में हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है, आपको मेंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक है जाति आधारित जनगणना। चर्चा में क्यों है? तो कहता है, हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करेगी, इसलिए ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। जनगणना और एसईसीसी के बीच में अंतर को देखें तो जनगणना के बारे में कहता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान 1881 ईस्वी में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना का आयोजन सरकार, नीतियां निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुंचने, सामाजिक परिवर्तन, परिसीमन से संबंधित आंकड़े आदि का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो आगे कहता है, हालांकि 1949 के दशक की शुरुआत में 1941 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त WWM यीट्स ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी बेहद मजबूत अवधारणा है, लेकिन विशेष जांच के लिए यह एक अनुपयुक्त जो है साधन है। बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC की। तो कहता है, वर्ष 1931 के बाद 2011 में से पहली बार आयोजित किया गया था। SECC का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की निम्नलिखित स्थितियों के बारे में पता करना है। क्या स्थिति है? तो कहता है, आर्थिक स्थिति का पता करना, ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमचयी और संचयी संकेतकों की एक श्रृंखला प्राप्त करने तथा उन्हें इसमें शामिल करने की अनुमति दी जा सके, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है। आगे कहता है, इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से उसका विशिष्ट जातिगत नाम पूछना है, जिससे सरकार को यह जो है पुनः मूल्यांकन करने में आसानी हो कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में थे और कौन बेहतर थे, है ना। ये सब तो किताबी मतलब बात है, कहने का मतलब है ये सब सरकार के केवल पन्नों में ही छपा रहेगा। कहीं अगर पता चल गया कि फलना जात जो है सबसे ज़्यादा है, देखिए उसके बाद उसका पावर, और सरकार को जो है, अगर सरकार के लोग उसमें, उस जाति के लोग सरकार में हैं, तो फिर क्या ही कहने, विपक्ष में है तो वो अलग ही मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे। तो ये सब जो है बकवास सरकार जो है तर्क दिया है। खैर, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। SECC में व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्रण की जानकारी देने की क्षमता है। देश अपना कहाँ से कहाँ जो है दुनिया बढ़ रही है, लेकिन अपना देश अभी भी वही है। परीक्षा दो, कैंसिल करवाओ, आंदोलन करो, लाठी खाओ, फिर तैयारी में लग जाओ, फिर परीक्षा दो, कैंसिल करवाओ, आंदोलन करो, लाठी खाओ, कर करके जो है आधा उम्र जो है 25 से लेकर के 30, 35, 36 तक हम लोग इसी चीज़ में निकाल देते हैं। बाद में कहीं नई नौकरी लगा, नहीं कुछ हुआ, उसके बाद होगा क्या कि आप उस समय के दौरान अगर आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते तो आप आज लाखों के आदमी होते, लेकिन अंततः जो आपको 15-20 हज़ार की नौकरी में टिकना पड़ता है। और मूर्ख लोग जो हैं, जो मूर्ख हैं, वो अपना करोड़ों करोड़ जो है विदेशों में जमा करके धन रखते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना। आज फेसबुक में पढ़ने के लिए मिला कि कोई दरोगा कैंडिडेट था, उनका कहना था कि ये बीपीएससी वाले हमारे आंदोलन में नहीं जाते हैं, तो हम इनके आंदोलन में क्यों जाएं। बहुत बढ़िया सोच लगा हमको। ऐसे ही बीपीएससी वाले, दरोगा वाले अलग अलग वर्गों में बांट लीजिए आप, ठीक है। फिर अग्निशमन वाले, सिपाही वाले, सचिवालय वाले, ये ऐसे ही बटे रहिए आप लोग, तब जो है सरकार को अच्छा लगेगा। सम्मिलित एक नहीं होना है। बहुत बढ़िया सोच लगा उस गधे का। हर जगह ये वाले, वो वाले, मेरे वाले, तेरे वाले। दरोगा तो लगता है उसका खरीदा हुआ है। तो खैर, इस पर अगर बात करने आए हम लोग तो 4 दिन बीत जाएगा, फिर भी सरकार की कमी जो है ख़त्म नहीं होगी। कहता है कि जनगणना और SECC के बीच अंतर। जनगणना भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि इसके द्वारा राज्य द्वारा सहायता के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय साधन है।
तो ये दोनों बेसिक अंतर है। कहता है जनगणना वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए सभी आंकड़े को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC की वेबसाइट के अनुसार इसमें दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सरकारी विभाग परिवारों को लाभ पहुंचाने या प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये दो बेसिक अंतर है। आगे कहता है कि जाति आधारित जनगणना आयोजित करने के पक्ष और विपक्ष में क्या प्रमुख तर्क है। पक्ष में तर्क की बात करें तो कहता है सामाजिक समानता कार्यक्रमों के प्रबंधन में सहायक। सामाजिक समानता, ये समानता उस ज़माने में थी जिस ज़माने में हम लोग नहीं थे। अगर आज जो है ये समानता हमारे दिमाग में जो कुरीतियाँ थी वो हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि पहले ये होता था, पहले ये होता था, देखो हम हैं तुम्हारे मसीहा, है ना। वरना आज सब के सब ओपन माइंडेड हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बार बार डाला जाए तुम्हारा इसने शोषण किया, तुम्हारे साथ ये हुआ, ये तुम्हारे इससे तुमको खतरा, उससे तुमको खतरा, ये कर करके कुछ लोगों की दुकान चल रही है। और बात होता है सामाजिक समानता। भारत के सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते और जाति जनगणना इसे ठीक करने में मदद करेगी। कहता है कि डेटा की कमी के कारण ओबीसी की आबादी, ओबीसी के भीतर के समूह के लिए कोई उचित अनुमान उपलब्ध नहीं है। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 5% है, जबकि कुछ अन्य ने ओबीसी आबादी 36 से 65% तक का होने का अनुमान लगाया। काफ़ी लंबा डिफरेंस लग रहा है। आगे कहता है कि जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ओबीसी आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावा ओबीसी की आर्थिक स्थिति, घर के प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी, जनसांख्यिकी जानकारी, लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक डाटा, महिला साक्षरता, स्कूल जाने वाली आबादी, ये सभी जो है प्राप्त होगा। क्या करेगा ये लोग प्राप्त करके, आप 2 मिनट सोचिए तो। किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहे हैं, क्या करेगा ये प्राप्त करके। 10,000 करोड़ का योजना बनाएगा कि ठीक है जनगणना कर दिए, इतना 1,000 करोड़ का योजना बनाया, मुश्किल से 500, 150, 100 करोड़ आएगा, बाकी सब तो गबन ही हो जाएगा। क्या भला हुआ, किसका भला हुआ है। लेकिन लोग सब भी बुझता नहीं है ना। स्कूल सब में मूर्ख मास्टर भर दिया है ना। लेकिन गार्जियन को पढ़ाई नहीं चाहिए, टाइम पर नाश्ता बच्चा को मिल जाए, ड्रेस के लिए पैसा मिल जाए, है ना। तो कहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे यार। कहता आरक्षण पर वस्तुनिष्ठ उपाय। जाति आधारित जनगणना आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता का उपाय लाने में लंबा रास्ता तय कर सकती है। ओबीसी के लिए 27% कोटा के समान पुनर्वितरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग के अनुसार ओबीसी आरक्षण के तहत लगभग 2633 जातियां जो है इसमें शामिल है। हालांकि 1992 से केंद्र की आरक्षण नीति इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि ओबीसी के भीतर अत्यंत पिछड़ी जातियों की एक अलग श्रेणी मौजूद है जो अभी भी हाशिए पर है। विपक्ष में तर्क। कहता है जाति आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव में जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं और अपने नेता इसको बिल्कुल उत्पन्न ही कराएंगे, है ना। कहता है ऐसी आकांक्षाएं प्रकट होती रहती है कि जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान की दृढ़ता या कठोरता को मदद मिल सकती है ना। अभी भी आप बिहार में सुनिएगा कि कुछ लोग हैं कहते हैं अब हमारा ही सरकार है, रिपोर्ट कौन लिखेगा, है ना। तो ये टसन होता है। इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की लगभग एक दशक के बाद भी इसके आंकड़े के बड़े अंश अप्रकाशित रहे हैं। ये केवल अंशों में ही जारी किए गए। जाति संदर्भ के बारे में कहता है कि जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना का छद्म रूप नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव का गठन करती है जो प्रायः वर्ग के पार भी चला जाता है। उदाहरण के लिए दलित उपनाम वाले को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनका योग्यता उस जाति के उम्मीदवार से बेहतर हो। ऐसा आगे कहता है कि जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम होती है। तो ये पहले ऐसा जो है अन्याय होता था जो कि काफ़ी गलत था। एक पढ़े लिखे संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध को जन्म देता है। आगे देखते हैं आगे की राह के बारे में, तो क्या कहता है देख लीजिए। एक जाति जनगणना जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए भले ही अनुकूल ना हो, लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। आगे कहता है कि जाति के आंकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता किसे है
और किसी नहीं, बल्कि यह आरक्षण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि लाएगा। निष्पक्ष डेटा और उसके बाद की शोध सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं तथा यह उन दोनों पक्षों के लोगों के लिए सही सूचना का स्रोत हो सकता है जो आरक्षण के पक्ष या उसके विपक्ष में है। कहता है आरक्षण का प्रावधान नहीं बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है। तो ये था अपना जातिगत जनगणना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसकी कुछ बातों से जो है मेरा अपना पर्सनली मानना था कि हम मतलब एग्री नहीं करते, बाकी हमें लिखना तो जो है वो लिखा है। चलिए मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।